गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज हम बात करेंगे फ़ॉरेन एक्सचेंज की। ये वीडियो इकोनॉमिक्स में इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के एक टॉपिक फ़ॉरेन एक्सचेंज, जिसको हिंदी में विदेशी विनिमय कहा जाता है, उससे संबंधित है। इस वीडियो में हम फ़ॉरेन एक्सचेंज अर्थात विदेशी विनिमय के मीनिंग के बारे में पढ़ेंगे, डेफिनेशन के बारे में, इसकी डिफरेंट टाइप्स की, इसकी जो दो टाइप्स हैं, फिक्स एक्सचेंज रेट और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट क्या होता है, एक्सचेंज मार्केट क्या होती है, एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन कैसे होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट क्या होते हैं और उनको कैसे निर्धारित किया जाता है, और उन दोनों एक्सचेंज रेट्स को के फ़ायदे क्या हैं, व्हाट आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ एक्सचेंज, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट, वो सब हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो ये बीए थर्ड ईयर 6th सेम के अंतर्गत ये विषय पढ़ाया जाता है एमडी यूनिवर्सिटी में। तो इस विषय पर हम आज बात करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है फ़ॉरेन एक्सचेंज। फ़ॉरेन एक्सचेंज, जिसे हिंदी में विदेशी विनिमय कहा जाता है, ये शब्द जुड़ा हुआ है। आप और हम जानते हैं कि अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग करेंसीज़ का प्रयोग प्रचलन में होती है, मुद्रा जिसे हम कहते हैं। हाँ, जैसे हमारे यहाँ रुपया चलता है, अमेरिका में डॉलर चलता है, इंग्लैंड में स्टर्लिंग पाउंड चलता है, जापान के रशिया के अंदर रूबल चलता है। तो अलग अलग राष्ट्र के अंदर अलग अलग करेंसी चलती है। तो जब विभिन्न देशों के लोग आपस में व्यापार करते हैं या अन्य किसी प्रकार का लेन देन करते हैं, तो करेंसीज़ के जो डिफरेंस होते हैं, इन डिफरेंट जो मुद्राएं होती हैं, करेंसीज़ होती हैं, इन करेंसीज़ का जो परचेजिंग पावर होती है वो अलग अलग होती है। तो किसी भी वस्तु के मूल्य निर्धारण में बड़ी समस्या आती है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर मानकर बात करते हैं कि भारत के अंदर मान लीजिए कोई घड़ी है, वो 100 रुपये की है, लेकिन अमेरिका के अंदर जब हम जाकर उसका मूल्य करेंगे तो 100 रुपये का तो वहाँ कोई मायने नहीं होता। तो बात करेंगे वहाँ पर जो वो घड़ी है, वो कहेंगे कि हमारे यहाँ तो जी ये $10 की है। अब आप $10 और 100 रुपये का कंपैरिजन कैसे करेंगे? आप कहेंगे कि हमारे यहाँ घड़ी 100 रुपये की है, वो कहेंगे हमारे यहाँ $10 की है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 100 रुपये और $10 जो है बराबर हो गए। तो ये जो एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा के रूप में हम जो मूल्य निर्धारण करते हैं, वो मूल्य निर्धारण आपका फ़ॉरेन एक्सचेंज कहलाता है। फ़ॉरेन एक्सचेंज का में केवल हम विदेशी विनिमय के अंतर केवल मुद्रा के एक्सचेंज की बात नहीं करते। इसके दो तत्व हैं। वे सभी तरीके इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं, ऑल दोज मेथड्स थ्रू विच वी एक्सचेंज द करेंसी, वो सारे तरीके जिसके माध्यम से ये भुगतान किए जाते हैं, और वो दर जिस पर एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी के साथ बदला जा सकता है। द रेट एट विच द करेंसी ऑफ अ कंट्री कैन बी एक्सचेंज विद द अदर कंट्री। तो विदेशी विनिमय या विनिमय एक्सचेंज, फ़ॉरेन एक्सचेंज की जब हम बात करते हैं, तो एक्सचेंज के अंतर्गत हम उन तरीक़ों का भी अध्ययन करते हैं जिसके माध्यम से हम उन करेंसीज़ को एक्सचेंज करते हैं, और दूसरा हम उस दर का भी निर्धारण सीखते हैं, फ़ॉरेन एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन भी सीखते हैं कि जिसके माध्यम से हम जिस दर पर हम एक करेंसी को दूसरी करेंसी में बदलते हैं। तो इसमें इससे जुड़ी हुई कई टर्म्स हैं जो हमें समझनी होगी। विदेशी विनिमय से जुड़ी हुई, विदेशी विनिमय दर, विदेशी विनिमय व्यापार, बाजार। विदेशी विनिमय बाजार क्या होता है? जैसे हर चीज़ का बाजार हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र में वस्तु बाजार पढ़ते हैं, साधन बाजार पढ़ते हैं, मुद्रा बाजार पढ़ते हैं, इसी प्रकार से विदेशी विनिमय बाजार होता है। विदेशी विनिमय बाजार वो बाजार होता है जिसके अंदर हम विदेशी मुद्रा का एक्सचेंज, विदेशी जो विनिमय होते हैं उसको करते हैं। यानी कि एक करेंसी को, एक देश की करेंसी को दूसरी करेंसी में जब हम बदलते हैं, तो वो जो प्रक्रिया होती है वो फ़ॉरेन एक्सचेंज मार्केट के, वो
जिस भी बाज़ार के अंदर ये प्रक्रिया चलती है उसे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कहा जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि बाज़ार एक स्थान से जुड़ा हुआ नहीं होता। बाज़ार की पहचान क्या होती है, उसमें एक तरफ बायर्स होते हैं और सेलर्स होते हैं और वो वस्तु होती है। तो यहाँ पर हमारी जो वस्तु है वो विदेशी मुद्रा है, और बायर कौन होते हैं, जिनको विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है, और सप्लायर कौन होते हैं, जो उस विदेशी मुद्रा को की पूर्ति करते हैं। तो विदेशी मुद्रा बाज़ार क्या होता है, वो बाज़ार होता है जिसमें एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी में बदला जा सके। लिप्से और क्रिस्टल इसकी डेफिनेशन देते हैं। ये कहते हैं कि वस्तु बाजार की भांति विदेशी विनिमय बाजार में भी क्रेता और विक्रेता पाए जाते हैं, बायर्स और सेलर्स पाए जाते हैं, पूर्तिकर्ता और मांगकर्ता पाए जाते हैं। पूर्तिकर्ता वो लोग होते हैं जो उस विदेशी मुद्रा की पूर्ति करते हैं, और मांगकर्ता वो लोग होते हैं, इसमें व्यक्ति भी होती हैं, फर्में भी होती हैं, संस्थाएं भी होती हैं, जो बायर्स और सेलर होते हैं। कई बार सेंट्रल बैंक्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इसके अंदर कई कॉरपोरेट हाउसेस भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो जिसको भी आवश्यकता होती है वो एजेंसी सारी इसमें इन्वॉल्व होती हैं, बायर्स में भी और सेलर में भी। और दूसरी चीज़ जो होती है वो एक्सचेंज रेट होता है। बाज़ार के अंदर जिस दर पर एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में बदला जाता है वो दर क्या कहलाती है, आपकी विनिमय दर कहलाती है। विनिमय दर, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था आपको कि एक घड़ी जो है वो $10 की है अमेरिकन मुद्रा के रूप में, और भारत के अंदर वो $100 की है। तो इसका मतलब है कि $10 बराबर है $100 के, और $1 बराबर है $10 के हो जाता है। तो ये जो दर होती है जिसमें एक देश की मुद्रा का मूल्य दूसरे देश की मुद्रा के रूप में निर्धारित किया जाता है, वो आपकी एक्सचेंज रेट या विनिमय दर कहलाती है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल में आपकी बुक में दिखाया गया है कि $1 बराबर है $40 के, या फिर ₹1 किसके बराबर है 2.5 सेंट के। ये कैसे निकाला गया है, ये निकाला गया है कि जब आप $1 करते हैं $40 के, तो आप क्या करें, $1 है $40 के, इस बात को अगर आप उल्टा लिख दें कि ₹1 बराबर है $1/40 के, और जब आप इस 40 को आप 1 से डिवाइड कर देंगे तो ₹1 का मूल्य कितना हो जाएगा, $1/40 हो जाएगा। और इसको हम जब डिवाइड करते हैं तो ये लगभग आ जाता है $0.025। जिस तरीके से हमारे यहाँ ₹1 के अंदर 100 पैसे होते हैं, इसी तरीके से $1 के अंदर 100 सेंट होते हैं। तो जब इसको हम सेंट में बदलेंगे तो ये आ जाएगा 2.5 सेंट आ जाएगा। ठीक है, तो $1 बराबर है ₹40 के, और ₹1 बराबर है 2.5 सेंट के। अतः विनिमय दर दो देशों की करेंसियों के बीच में विनिमय अनुपात को व्यक्त करती है। यह एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी के रूप में कीमत निर्धारित करती है। डेफिनेशंस है, क्राउथर के शब्दों में विनिमय दर किसी एक करेंसी की एक इकाई के बदले अन्य करेंसी की कितनी इकाइयाँ मिल सकती हैं, इसका माप है। उसके बाद इसकी विनिमय जो दर है ये दो तरीके की होती हैं। एक आपकी फ़िक्स्ड एक्सचेंज रेट है, एक फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है। ये जो फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का टॉपिक है ये आपकी सेकंड यूनिट में है गर्ल्स। सेकंड यूनिट में फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है, दोनों की मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। और फर्स्ट यूनिट के अंदर एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन का है टॉपिक आपके, कि हाउ द एक्सचेंज रेट इज़ डिटरमाइन, व्हाट इज़ एक्सचेंज रेट एंड हाउ इट इज़ डिटरमाइन। जबकि ये एक ही टॉपिक के दो पार्ट हैं, ये कंटिन्यूएशन में पढ़े जाते हैं। तो एक्सचेंज रेट क्या है ये हम यहाँ पर देख रहे हैं। एक्सचेंज रेट की दो टाइप्स होती हैं, ये पढ़ने के बाद हमारा एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन का टॉपिक होगा। क्योंकि एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन दोनों ही जो एक्सचेंज रेट की टाइप्स हैं, फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, इन दोनों का अलग अलग होता है। तो डिटर्मिनेशन का जब टॉपिक आएगा तो आपको पहले पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, व्हाट इज़ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फिक्स को हम स्थिर विनिमय दर प्रणाली कहते हैं, और फ्लेक्सिबल को हम लोचशील या लचीली विनिमय दर प्रणाली कहते हैं। एक्चुअली इसके लिए ये दो प्रणाली क्या हैं, इसके लिए हमें थोड़ा सा इकोनॉमिक हिस्ट्री को देखना पड़ेगा। एक्चुअल में क्या है कि जब से करेंसी मुद्रा का जन्म हुआ है उसके बाद से ही
इंटरनेशनल ट्रेड तो आपका पहले भी होता था। पहले विनिमय पहले आपकी बार्टर सिस्टम होता था। बार्टर सिस्टम आप समझते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली कि व्यापारी वर्ग क्या करते थे, एक वस्तु को देते थे और उसके बदले में दूसरी वस्तु को प्राप्त कर लेते थे। तो मुद्रा का इतना चक्कर नहीं था। लेकिन जैसे ही मुद्राओं का जन्म हुआ और हर राष्ट्र ने एक मुद्रा प्रणाली को अपना लिया, हर राष्ट्र ने अपनी एक मुद्रा निर्धारित कर ली, तो उन्होंने जब अपनी मुद्राओं का निर्धारण किया तो फॉरेन एक्सचेंज के लिए उन मुद्राओं के विनिमय दर निर्धारण की बात आई। तो सबसे पहले क्या किया कि राष्ट्रों ने जब विनिमय दर प्रणाली को अपनाया तो उन्होंने पहले गोल्ड स्टैंडर्ड्स थे, हम मनी के अंदर इस बात को पूरा पढ़ के आए हैं। पहले गोल्ड स्टैंडर्ड्स थे, फिर पेपर करेंसी बाद में आई। पेपर करेंसी में हमने मिंट पार पैरिटी थ्योरी को पढ़ा है। हम जानते हैं कि गोल्ड रखा जाता है और पेपर करेंसी को छापा जाता है। मेटेलिक करेंसी की जब मेटल की शॉर्टेज पड़ने लगी तो मेटेलिक और हमारी डिमांड बढ़ने लगी करेंसी की, तो वी शिफ्ट टू द पेपर मनी। तो पेपर मनी पर शिफ्ट हुए तो हमने अपनी करेंसी का मूल्य किसके रूप में सेट कर दिया, गोल्ड के रूप में सेट कर दिया। तो जब हम एक्सचेंज रेट तय करने लगे तो पहले तो हमने क्या किया, पेपर करेंसी जब थी, पेपर करेंसी या आपकी मेटेलिक करेंसी थी, तो हम सरकारें क्या करती थी, एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा के रूप में मूल्य निर्धारित कर देती थी। तो ये जो निर्धारण होता था, एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा में निर्धारण जो होता था, जब वो सरकारों द्वारा किया जाता था, बाहरी बिना किसी हस्तक्षेप के किया जाता था, तो आपकी स्थिर विनिमय दर प्रणाली कहलाती है। लेकिन जब बाजार के अंदर इस जैसे हम मांग और पूर्ति के द्वारा वस्तुओं की कीमतें तय करते हैं बाजार व्यवस्था में, इसी प्रकार से जब फॉरेन एक्सचेंज जो विदेशी विनिमय बाजार होता है, उस बाजार के हवाले जब हम विनिमय दर निर्धारण की प्रक्रिया को छोड़ देते हैं तो वो आपकी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कहलाती है। यानी कि बाजार के अंदर फॉरेन एक्सचेंज की विदेशी मुद्रा की मांग होगी, दूसरी तरफ उसकी पूर्ति होगी। मांग और पूर्ति के नियम आप जानते ही हैं। मांग और पूर्ति के नियम क्या कहते हैं कि आपका मांग वक्र सभी वस्तुओं की तरह लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोप होता है और सप्लाई कर लेफ़्ट टू राइट अपवर्ड स्लोप होता है। बाजार के अंदर जहां डिमांड और सप्लाई कर्व एक दूसरे को कट करते हैं, वहां फॉरेन एक्सचेंज रेट आपका निर्धारित होता है। ये जो प्रक्रिया होती है, ये आपकी विनिमय लोचशील या लचीली विनिमय दर प्रणाली कहलाती है। तो स्थिर, एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं। स्थिर विनिमय दर प्रणाली वो प्रणाली होती है जो आपकी जो एजेंसी होती है, जो अथॉरिटी होती है या जो सरकार होती है, वो उसको नियंत्रित करती है विनिमय दर प्रणाली को, और वो उसको निर्धारित करती है, स्थिर करती है। तो ये प्रणाली क्या कहलाती है, स्थिर विनिमय दर प्रणाली कहलाती है। और उस विनिमय दर में ऐसा नहीं है कि बदलाव एक बार सरकार ने फिक्स कर दिया तो उसमें बदलाव नहीं हो सकता। सरकार उसको बदल सकती है, लेकिन उसके लिए एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर लगता है। ऐसा नहीं है कि आप सुबह उठे और आपकी विनिमय दर प्रणाली बदली हुई मिली, शाम को छोड़ू, ऐसा नहीं होता। सरकार बहुत लंबा टाइम लेती है, बहुत मुश्किल से उसमें बदलाव करती थी। तो शुरू के अंदर जैसे जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ने लगा, तो शुरू में ये जो विनिमय दर प्रणाली थी वो स्थिर विनिमय दर प्रणाली थी। इसके अपने बड़े फ़ायदे थे, नुकसान थे। इसी प्रकार से अब जो जैसे जैसे इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ने लगा, देशों के बीच में वस्तु, सेवाओं और पूंजी का आवागमन होने लगा, इंटरनेशनल ट्रेड का साइज़ बढ़ने लगा, तो ये बड़ी एक समस्या आने लग गई स्थिर विनिमय दर प्रणाली जो थी। इसकी वजह से मुख्य जो समस्या आती है वो आती है कालाबाजारी की, शॉर्टेज की। मार्केट के अंदर एक करेंसी की डिमांड ज़्यादा है, उसकी लगातार डिमांड बढ़ रही है, दूसरी करेंसी की डिमांड घट रही है, तो और सरकार ने कीमतें कम तय की हुई हैं, लेकिन मार्केट में उस कीमत पर सामान नहीं मिल रहा, तो अंडरग्राउंड मार्केट में वो ऊंची कीमतों पर जो है वो करेंसी एक्सचेंज मिल रहा होता है। तो जिनको आवश्यकता होती है वो ऊंची कीमत देकर भी काले बाजार से या इलीगल तरीके से उस करेंसी को प्राप्त करने की कोशिश करते थे। तो इस वजह से अर्थव्यवस्थाओं के अंदर सही ढंग से अकाउंटिंग नहीं हो पाती थी, अर्थव्यवस्थाएं नीचे से खोखली होती चली जाती थी। तो इस समस्या के समाधान के लिए लगातार ये मांग होती रही कि आप फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की बजाय फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट अपनाइए,
प्रणाली को अपनाया जाना चाहिए, ताकि राष्ट्र जो है अंदर से खोखले ना हो, जो भी स्थिति हो वो सामने हो, और उस स्थिति के हिसाब से सरकारें जो हैं समय समय पर अपनी नीतियों में बदलाव करते रहें। और ये जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की प्रक्रिया, यानी कि कीमत दर निर्धारण को, विदेशी विनिमय दर निर्धारण की प्रक्रिया को पूरी तरीके से बाजार के हवाले कर देना चाहिए, जहां पर मांग और पूर्ति के नियमों द्वारा एक्सचेंज रेट निर्धारित हो। 1945 में जो अंतर्राष्ट्रीय IMF, जो इंटरनेशनल एजेंसी, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो अंतर्राष्ट्रीय जो आपकी IMF की स्थापना की गई, ताकि वो इंटरनेशनल लेवल पर कंट्रीज़ की इकोनॉमिक स्टेटस को चेक करता रहे, और उसमें जो समय समय पर आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं के अनुसार देशों को निर्देश भी दे सके, और देशों को के लिए एक नीति भी बना सके। तो IMF की स्थापना की गई थी, लेकिन शुरू में IMF का जो मुख्य उद्देश्य था वो इस तरह की नीतियां बनाना था ताकि स्थिर विनिमय दर प्रणाली लगातार चलती रहे। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव, बाज़ार के दबाव बढ़ने लगे, और इसके कारण 1977 से 70s में जो है धीरे धीरे करके राष्ट्रों ने, यूरोपियन यूनियन ने, इन्होंने फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को अपना लिया। और अंततः प्रक्रिया क्या हुई कि आज के समय में, आज अगर हम बात करते हैं तो विश्व के सभी देश आपकी लोचशील या लचीली विनिमय दर प्रणाली को अपना चुके हैं। तो एक बार हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं। दोनों जो आपकी एक्सचेंज रेट्स हैं उनकी बेनिफिट्स क्या हैं, व्हाट आर द मेरिट्स एंड व्हाट आर द डीमेरिट्स। दिस इज टॉपिक पर्टेन टू द यूनिट 2। ये यूनिट 2 से जुड़ा हुआ है। वहाँ पर आपको बाकायदा से क्वेश्चन आता है विनिमय दर क्या होती है, लोचशील तथा स्थिर विनिमय दर प्रणाली में से आप क्या समझते हैं कि कौन सी प्रणाली अधिक बेहतर है, और दोनों में से आप किसको श्रेष्ठ मानते हैं, या दोनों का तुलनात्मक अध्ययन लिखिए। तो इस तरीके का आपको एक क्वेश्चन ज़रूर वहाँ पर मिलेगा स्थिर व लोचशील विनिमय दर प्रणाली को लेकर, फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को लेकर। तो यहाँ से ये जो एक्सचेंज रेट है इसका सेकंड यूनिट का पार्ट ये शुरू हो जाता है। तो आपको क्वेश्चन आएगा विनिमय दर से आप क्या समझते हैं, और स्थिर विनिमय दर प्रणाली या और लोचशील विनिमय दर प्रणाली या विनिमय दर निर्धारण की दोनों विनिमय दर की दोनों प्रणालियों की व्याख्या कीजिए, या दोनों का को एक्सप्लेन कीजिए, दोनों में से कौन सी बेहतर है, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। इस तरह का किसी भी तरीके से एक फ्रेमवर्क आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको लिखना सेम ही है कि स्थिर विनिमय दर प्रणाली और लोचशील विनिमय दर प्रणाली क्या होती है, विनिमय दर क्या होती है, और इसकी दोनों प्रणालियाँ क्या होती हैं, इनके डेफिनेशंस क्या हैं, और इनके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या हैं। तो पहले हम फिक्स एक्सचेंज रेट की बात करते हैं। जबकि इकोनॉमिक हिस्ट्री में बात करते हैं तो पहले फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम आया था, उसके अंदर ही फिर बदलाव करके फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम को अडॉप्ट किया था। तो फिक्स एक्सचेंज रेट जो है 1945 में, जैसा कि मैंने आपको बताया, IMF की स्थापना के साथ ही प्रत्येक देश को अपनी करेंसी का मूल्य सोने के रूप में तय करना था। इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे भारत ने 1 रुपये का मूल्य 2 ग्राम सोना रख दिया, और अमेरिका ने अपने डॉलर का $1 का मूल्य 4 ग्राम सोना रख दिया। इसका मतलब क्या है, गोल्ड भारत के गोल्ड को एक स्टैंडर्ड कमोडिटी बना दिया गया। इंडिया के अंदर एक जो 1 रुपये का कितना सोना आता है, 2 ग्राम सोना, और अमेरिका के अंदर क्या आता है, $1 का 4 ग्राम सोना। तो यदि हमें भारतीय करेंसी में 4 ग्राम सोना लेना है तो हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे, 2 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। और डॉलर के रूप में कितने पैसे देने पड़ेंगे, $1। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक्सचेंज रेट क्या हो गया, एक्सचेंज रेट $1 2 रुपये के बराबर हो गया। तो ये जो सिस्टम है ये आपके IMF ने स्थापित किया था कि प्रत्येक राष्ट्र अपने करेंसी का मूल्य सोने के रूप में
तय करेगा। बाद में ये प्रक्रिया में थोड़ा सा बदलाव किया गया, और क्योंकि जो डॉलर है हम इकोनॉमिक हिस्ट्री के तौर पे जानते हैं कि वो राष्ट्र मजबूत माना जाता है जिसका इंटरनेशनल ट्रेड सबसे ज़्यादा होता है। तो अमेरिका एक ऐसा राष्ट्र रहा है, वो लगभग सभी देशों में निर्यात करता है। तो जो डॉलर है, डॉलर की लगातार सभी देशों के द्वारा मांग की जाती रहती है। तो डॉलर जो है वो एक हॉट करेंसी के रूप में उभर कर सामने आया, और धीरे धीरे करके वर्ल्ड बैंक ने गोल्ड की बजाय तय किया कि प्रत्येक राष्ट्र अपनी करेंसी का जो मूल्य है वो डॉलर के रूप में तय करे। तो और उसे बना, और प्रत्येक राष्ट्र की कोशिश होती थी कि जो एक बार उन्होंने विनिमय दर निर्धारित कर दी, वो बाज़ार में इसी प्रकार से मैनेज करें कि उतनी ही डिमांड्स और उतनी ही सप्लाई हो, और डिमांड और सप्लाई जो है उनका जो एक्सचेंज हो वो जो निर्धारित विनिमय दर प्रणाली है उसी पर किया जा सके। और लेकिन ऐसा नहीं था कि इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। कई बार ऐसा होता था राष्ट्र के अंदर कि दबाव बढ़ जाता था, हमारी करेंसी की जैसे सप्लाई ज़्यादा हो जाती, डिमांड ज़्यादा हो, हमारी करेंसी की सप्लाई ज़्यादा हो जाती और डॉलर की डिमांड ज़्यादा हो जाती। देखो, पहले यहाँ पर आपको एक बात समझनी होगी कि फॉरेन करेंसी की डिमांड कौन करता है और सप्लाई कौन करता है। जो एक्सपोर्टर्स होते हैं, भारत का एक रिलायंस ग्रुप या टाटा ग्रुप देख लीजिए, ये विदेशों में अपना सामान बेचता है, तो उसको वहाँ से जो पेमेंट मिलती है वो किस रूप में मिलेगी? वो डॉलर के रूप में मिलेगी। तो यहाँ पर इंडिया में डॉलर नहीं चलता, उनको सैलरीज देनी है, उनको सारे खर्चे करने हैं, तो उनको क्या चाहिए? रुपया चाहिए। तो वो क्या करेंगे? मार्केट के अंदर डॉलर की सप्लाई करेंगे। दूसरी तरफ कौन होंगे? दूसरी तरफ इम्पोर्टर्स होंगे, सामान का इम्पोर्ट करने वाले हैं। या फिर क्या कहते हैं, कोई भारतीय नागरिक है, वो अमेरिका में घूमने जाना चाहता है, तो टूरिज़्म करना चाहता है, तो उसको क्या चाहिए? उसको डॉलर चाहिए है। तो वो क्या करेगा? वो भारतीय करेंसी की सप्लाई करेगा और वो डॉलर की डिमांड करेगा। तो जो इम्पोर्टर्स होते हैं वो डॉलर की, फॉरेन करेंसी की डिमांड करते हैं, और जो एक्सपोर्टर्स होते हैं वो फॉरेन करेंसी की सप्लाई करते हैं। तो अक्सर क्या होता है कि अमेरिका जैसे जो मजबूत राष्ट्र हैं, उनके एक्सपोर्ट्स ज़्यादा रहते हैं, इस वजह से हर देश के अंदर उनकी करेंसी की डिमांड रहती है। और दूसरे देशों के, जैसे भारत के साथ हम एग्जांपल लेते हैं, तो भारत का जो एक्सपोर्ट है वो तुलनात्मक रूप से कम रहता है और इम्पोर्ट जो है वो ज़्यादा रहते हैं। तो सीधी सी बात है, विदेशी करेंसी की यहाँ मांग ज़्यादा रहेगी और घरेलू मुद्रा की जो है पूर्ति ज़्यादा रहेगी। तो ऐसी स्थिति में क्या रहता है कि डॉलर की डिमांड ज़्यादा होगी तो डॉलर ब्लैक मार्केट में मिलने की स्थिति रहती है। तो ऐसी स्थिति में मुद्रा के ऊपर दबाव बना रहता है, जो घरेलू करेंसी है उसकी कीमतें गिरती रहती हैं और जो विदेशी करेंसी है उसकी कीमतें बढ़ती रहती हैं। तो ऐसी स्थिति में काला बाजारी को रोकने के लिए सरकार क्या करती है? उसको लीगलाइज कर देती है कि आप इतने % तक एक्सचेंज रेट को घटा दीजिए। अब जो है $1 ₹2 का नहीं, $1 ₹2.25 का मिलेगा। ठीक है, तो ये जो $1 की कीमत बढ़ाई है कि पहले ₹2 का मिलता था, अब आपको $1 के लिए ₹2.25 देने पड़ेंगे। तो ये जो 25 पैसे इंक्रीज़ किया गया है, इसको इंक्रीज़ कैसे किया जा सकता था? इसको बोलते हैं डिवेल्युएशन। तो डिवेल्युएशन जो है वो कैसे किया जाता था? वो IMF को सूचना देकर किया जाता था। भारत ने भी 1969 में पहली बार डिवेल्युएशन किया था। उसके बाद जो है 1991 में हमारी करेंसी की डिमांड बहुत ज़्यादा घट गई थी और डॉलर की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट्स बहुत घट गए थे और इम्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। और तेल हम जो इम्पोर्ट करते हैं पेट्रोलियम, उसका एक्सपोर्ट करने के लिए भी हमें उसका इंपोर्ट करने के लिए भी हमें बहुत विदेशी मुद्रा की ज़रूरत होती थी। तो भारतीय सरकार ने 3 बार, जब तक हमने फ़िक्स्ड एक्सचेंज रेट को अडॉप्ट किया, तो जो 3 बार हमने अपनी करेंसी का डिवेल्युएशन यानी कि अवमूल्यन किया, कि विदेशी मुद्रा के रूप में हमने अपनी घरेलू करेंसी का मूल्य जो है वो गिरा दिया। तो इसका दोहरा प्रभाव होता है, वो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो IMF की नियमावली के अनुसार कोई भी राष्ट्र एक बार में मैक्सिमम 10% तक इवैल्यूएशन या डिवैल्यूएशन कर सकता था। इवैल्यूएशन
या डिवेल्यूएशन, या इवेल्युएशन को ओवर वैल्यूएशन भी कहा जाता था। ओवर वैल्यूएशन में क्या होता है कि $1 जो पहले $2 के बराबर होता था, अब वो $1 जो है ₹1.75 के बराबर हो जाए, मतलब कि $2 से कम, $2.25 के बराबर जो है वो $1 हो जाए। ये प्रक्रिया कहलाती है इवेल्युएशन, यानी कि हमने क्या कर दिया, डॉलर का मूल्य घटा दिया। पहले $2 देते थे, अब हम उसे $2.25 दे रहे हैं, 25 पैसे कम दे रहे हैं। और यहाँ पर हमने क्या किया, $1 के बदले में पहले हम $2 देते थे, अब हम उसको ₹2.25 ज़्यादा रुपया दे रहे हैं। तो हमने अपनी करेंसी का मूल्य तो घटा दिया और डॉलर का मूल्य बढ़ा दिया। तो हमारी करेंसी के रूप में हम इसको देखेंगे, हमारी करेंसी डिवैल्यूएट हो गई है, अवमूल्यन हो गया है, उसका मूल्य कम हो गया है। और यहाँ पर इस स्थिति के अंदर विदेशी करेंसी का मूल्य गिर गया है और हमारी करेंसी का मूल्य बढ़ गया है, उसको अधिमूल्यन कहा जाएगा। तो यहाँ पर 2 टर्म और मैंने आपको बता दी हैं, इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्थिर विनिमय दर प्रणाली के फ़ायदे क्या रहते हैं। एक तो स्थिर विनिमय दर प्रणाली में जो आयात करता और निर्यात करता है उनको पता रहता है कि अगर वो $10 का सामान खरीद रहा है तो उसे ₹20 देने हैं, क्योंकि $1 जो है $2 के बराबर है। अगर वो $10 का सामान खरीद रहा है तो उसे ₹20 देने हैं। वो ₹20 आज भी दे सकता है, 1 महीने बाद भी दे सकता है। तो इससे क्या रहता है, एक निश्चितता रहती है। जो आयात करता और निर्यात करता है उनको पता है कि एक्सचेंज रेट में कोई बदलाव नहीं होगा, तो वो चाहे तो 2 दिन बाद भी इसका जो है पेमेंट कर सकता है। तो ऐसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय, इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि एक निश्चित आपकी स्थिति रहती है, विनिमय दर जो है वो स्थिर रहती है। उसके बाद है आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आर्थिक विकास के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। हमने विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी भी पढ़ा है, हमने डेवलपमेंट की विभिन्न थ्योरीज भी पढ़ी हैं, हमने अंडर डेवलप्ड अल्प विकसित देशों की विशेषताएं पढ़ी हैं, समस्याएं पढ़ी हैं और उनके कारण भी पढ़े हैं। तो एक कारण जो निकल कर सामने आता है कि अल्प विकसित देशों के अंदर पूंजी की बहुत कमी रहती है, और उन्हें पूंजी जो है कहाँ से प्राप्त हो सकती है, अंतर्राष्ट्रीय, या तो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से प्राप्त हो सकती है या फिर उन्हें विदेशी सहायता पूंजी के रूप में मिल सकती है। FDI, विदेशी विनिमय जो है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसे हम कहते हैं, कि विदेशी लोग ब्याज कमाने के लिए हमें पैसा उधार दे दें। उनके वहाँ ब्याज की दरें कम होती हैं, हम उनको थोड़ा ज़्यादा ब्याज दे देते हैं, तो हम उनको कहते हैं कि आप हमारे यहाँ पैसा निवेश कीजिए। आप जानते हैं मेक इन इंडिया और ये जो कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, विदेशी पूंजी को ही अपने देश में अट्रैक्ट करने के लिए सारी कोशिशें चल रही हैं। तो ये क्या होता है कि एक तरीके से विदेशी देशों से पैसा उधार लेना होता है। तो जब पूंजी का आवागमन होता है, वहाँ का कोई व्यक्ति $10 हमें हमारे देश में शेयर्स खरीद रहा है, या यहाँ पर सरकार को उधार दे रहा है, या डिबेंचर्स खरीद रहा है, या सोशल सिक्योरिटी अगर वो खरीद रहा है, तो उसको ये पता रहता है कि आज वो $1 को $2 में बदल कर $10 के बदले में $20 यहाँ पर निवेश कर रहा है। कल को जब वो अपना पैसा निकालेगा, वो उसे यहाँ से जो मुनाफा मिलेगा वो रुपए के रूप में ही मिलेगा। मान लीजिए उसे ₹4 इंटरेस्ट के रूप में मिले, ₹5, तो उसको क्या मिलेगा, $10 के बदले में अब उसे कितना जो है पैसा मिला है, ₹25। $10 को पहले उसने बदला था ₹20, उसने यहाँ निवेश किए थे, ₹5 उसके इंटरेस्ट के बन गए हैं, तो अब वो पैसा यहाँ से निकालेगा तो उसे ₹25 मिलेंगे। ₹25 का मतलब क्या हो गया कि उसको कितना डॉलर, एक्सचेंज रेट कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, उसका आ जाएगा करीब ₹12.5। उसको ₹12.5 मिलेंगे, यहाँ $12.5 मिलेंगे। तो जब एक्सचेंज रेट स्थिर रहता है तो उसे पता है कि भाई मुझे इस % पर रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ इतना इंटरेस्ट मिला तो मेरा इतना मुनाफा रहेगा। लेकिन अगर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है, आपका पहले जो है $1 $2 का था, अब वो गिर गया है, यानी कि $1 जो है अब आपका
₹2.25 का हो गया है, ₹2.25 का हो गया तो अब उसे $25 के बदले में वही $10 ही मिलेंगे, अब उसे $12.5 नहीं मिलेंगे। तो ये जो निश्चिंतता होती है आर्थिक विकास के लिए, जो पूंजी की आवागमन होती है, वो आपकी फ़िक्स्ड एक्सचेंज रेट के अंदर ज़्यादा रहती है, जबकि बार बार उतार चढ़ाव में अनसर्टेनिटी रहती है कि चांस में अगर उसकी करेंसी इवेलुएट हो गई तो ओब्वियसली उसको ज़्यादा डॉलर भी मिल सकते हैं, 12.5 से ज़्यादा भी मिल सकते हैं। लेकिन अगर डिवेलुएट हो गई, उसका अवमूल्यन हो गया या डेप्रिशिएट हो गई वो, तो जो है उसको कोई मुनाफा नहीं मिलेगा। तो फ्लेक्सिबल के अंदर रिस्क फैक्टर ज़्यादा रहता है, और रिस्क फैक्टर होने के कारण आर्थिक विकास के लिए जो पूंजी होती है वो विदेशों से कम आ पाती है। उसके बाद सट्टे और प्रतिरक्षा की समाप्ति, जब स्थिर विनिमय दर प्रणाली होती है, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि सट्टेबाजी, जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का सबसे बड़ा जो मेजर ड्रॉबैक है वो है आपकी सट्टेबाजी। सट्टेबाजी क्या रहता है? सट्टा आपने सुना ही हुआ है, स्पेकुलेशन, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस पर नज़र गड़ाए रहते हैं। क्रिकेट पे भी सट्टा लगता है, तो वो एक्सपेक्ट करते रहते हैं कि अब जो है ना मैं इतने डॉलर ख़रीद लेता हूँ, और मार्केट के ट्रेंड्स ये बता रहे हैं कि डॉलर जो है, डॉलर का मूल्य बढ़ेगा, और जब वो महंगा हो जाएगा तो मैं उसको बेच दूंगा, और मुझे पहले की, मतलब कि ₹20 के उसने डॉलर ख़रीद लिए, $10 आ गए, और डॉलर जो है एप्रिशिएट हो गया, इंडियन करेंसी डिवेलुएट हो गई, तो वो जो है $10 को जब वो बेचेगा तो मान लीजिए ₹2.25 आपका वो हो गया, तो उसको ₹22.5 जो हैं वो आपके मिल जाएंगे। तो ₹20 खर्च करके उसने ₹2.5 जो है मुनाफा एक्सचेंज रेट से कमा लिया। तो ये जो प्रक्रिया होती है, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये आपकी सट्टे या प्रतिरक्षा की सट्टे की समस्या कहलाती है, जो अक्सर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अंदर पाई जाती है, जबकि फ़िक्स एक्सचेंज रेट में ऐसी कोई स्थितियाँ नहीं होती। तो ये हेजिंग बहुत रहती है उसमें। उसके बाद आंतरिक स्थिरता, जब आपका एक्सचेंज रेट स्थिर रहता है तो विदेशी व्यापार में सम्मिलित वस्तुओं की कीमतें, एक्सपोर्ट जो कर रहे हैं, अगर आपका $1 ₹2 के बराबर है, तो ₹20 की जो चीज़ है उनको पता है कि वो $10 में उनको मिलेगी। लेकिन अगर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है, आज तो आपका एक्सचेंज रेट था कि $1 ₹2 के बराबर था, अगर कल को ये जो डॉलर है ₹1.75 के बराबर हो गया, तो वही चीज़, उसी चीज़ के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा कि $2 की चीज़ के लिए अब उन्हें $1 से ज़्यादा अमाउंट उनको देनी पड़ेगी। तो ये जो प्रक्रिया होती है, इससे क्या रहता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो होता है, किसी भी राष्ट्र के जो आयात निर्यात होते हैं उनके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के द्वारा क्या होता है कि ये जो आंतरिक स्थिरता है, कीमतों के अंदर स्थिरता का मतलब होता है प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस स्टेबिलिटी सूचकांक जो है वो निर्धारित रहता है, जबकि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में चेंज आते ही आपने वस्तुओं की लागतों में अंतर नहीं आया, उनकी कीमतों में कोई अंतर नहीं आया, लेकिन सिर्फ एक्सचेंज रेट घटने या बढ़ने के बावजूद कारण आपकी एक्सपोर्ट्स जो है आपके जो एक्सचेंज होते हैं, जो एक्सपोर्ट्स होते हैं वो महंगे और सस्ते होते रहते हैं। तो इस वजह से आपकी कीमत निर्धारण या स्थिरता जो है वो नहीं रह पाती। उसके बाद पूंजी निर्माण को बढ़ावा, जो पॉइंट नंबर 2 किया था, लगभग उसी को दूसरे शब्दों में लिखा गया है कि स्थिर विनिमय दर प्रणाली पूंजी निर्माण को प्रोत्साहित करती है। ये कैपिटल फॉर्मेशन होती है, विदेशों से जो निवेश आता है। तो विनिमय दर में होने वाले उतार चढ़ाव का सामना करने हेतु नकद कोषों की आवश्यकता नहीं होती, अतः इन नकद कोषों का निवेश करके सकल रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के स्तर को ऊंचा उठाया जा सकता है। जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होते हैं उसमें अक्सर जो लोग होते हैं सावधानीवश अपना बफर स्टॉक बना कर रखते हैं कि बाई चांस किसी समय पर आपकी कीमतें बढ़ गई तो आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है, एक्सचेंज रेट घट गया तो आपको मुनाफा हो जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एक्सचेंज रेट बढ़ गया, अवमूल्यन हो गया करेंसी का, तो आपको पहले की तुलना में ज़्यादा पेमेंट देनी पड़ सकती है। तो ऐसी स्थिति को निपटने के लिए जो है अक्सर स्टॉक्स बनाकर रखे जाते हैं।
उसके बाद है स्थिर विनिमय दर प्रणाली का दोष या इसके विपक्ष में जो तर्क है, उस सबसे पहला तर्क है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सापेक्षिक कम सहायक है, रिलेटिवली लेस कंड्यूसिव टू इंटरनेशनल ट्रेड। इससे इंटरनेशनल ट्रेड को कोई बहुत ज़्यादा बढ़ावा नहीं मिलता। हम स्थिरता की बात तो कर सकते हैं, निश्चितता की बात तो कर सकते हैं, लेकिन इसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने में जो एम्पिरिकल डाटा इकट्ठा किया जाता है तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं, वो उसकी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड नहीं बढ़ा है। लेकिन जब से देशों ने फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को अपनाया है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं दे आर नॉट विलिंग टू, उनको एसेस नहीं होती मार्केट में, उनको वो सोचेंगे कि करेंसी मिलेगी तो है नहीं है, काला बाजारी में किस किस को ढूंढेंगे, वो इलीगल है, वो इलीगल मेथड्स में घुसना भी नहीं चाहते। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है अक्सर हिंडर होता था फिक्स एक्सचेंज रेट में, क्योंकि उसकी वजह से काला बाजारी बहुत ज़्यादा होती थी करेंसी की, तो बहुत सारे लोग उसमें नहीं घुसना चाहते थे और वो इसकी बजाय वो क्या करते, वो इंटरनेशनल ट्रेड को ही अवॉइड कर देते। तो इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कोई खास ज़्यादा बढ़ावा नहीं बना कि आप ये मानो कि स्थिर विनिमय दर प्रणाली है तो व्यापारी वर्ग संतुष्ट रहता है, निश्चित रहता है कि हमें जो है आसानी से इसी दर पर हमें करेंसी मिल जाएगी। लेकिन एक्चुअल में मार्केट में थ्योरेटिकली तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक्चुअल में जब मार्केट में जाते थे तो ख़त्म हुई मिलती थी। जैसे आज कोविड में देख रहे हो आप, दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, रेट तो सरकार ने तय कर दिया है, लेकिन उस रेट पर बाज़ार के अंदर दवाइयाँ हैं ही नहीं और आपको बहुत आवश्यक है, तो आप क्या करोगे, ब्लैक मार्केट में जाओगे, वो आपसे रेमडेसिविर है या किसी है उसकी ऊंची कीमतें वसूल की जा रही है, न्यूज़पेपर में आप पढ़ रहे हो। सेम स्थिति आपकी फॉरेन एक्सचेंज के साथ रहती थी। तो ब्लैक मार्केट में सबकी एसेस नहीं होती थी, सबको पहुंच नहीं होती थी और फिर कईयों को डर भी लगता था कि वो इलीगल मेथड है, अगर उसमें पकड़े गए तो फिर सज़ा भी हो सकती है। तो इस सारी वजह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक्चुअल में जो रियल सिचुएशन थी वो बढ़ता नहीं था। और ये जो दर होती थी, विनिमय दर जो सरकार के द्वारा तय की जाती थी, जैसे कि आजकल कीमतें हैं, सरकार तय तो कर देती है लेकिन उन कीमतों पर ना तो वो बाज़ार में मिलती है और ना उनको उस कीमत पर कोई ख़रीद पाता है, क्योंकि लोग बेचने के लिए तैयार नहीं हैं। तो आपकी मजबूरी हो जाती है, आपको आवश्यकता है तो आप उसको अधिक दर पर ख़रीदोगे। तो इससे क्या होता है कि बाज़ार में एक लीगल प्राइस होता है, उस पर आपको सामान मिलता नहीं है, फिर आप इलीगल प्राइस पर जो अंडर द बिहाइंड द कर्टेन जो कीमतें होती हैं उन कीमतों पर आपको करेंसी ख़रीदनी पड़ती है। तो इस वजह से क्या होता है कि वास्तविक विनिमय दर वो नहीं होती थी जो सरकार ने तय की है, बल्कि वो होती थी जो बिहाइंड द कर्टेन, जिस पे एक्चुअल में एक्सचेंज हो रहा होता है। तो इसमें अक्सर संकट की स्थिति रहती थी। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय संकट, इंटरनेशनल क्राइसिस। गत वर्ष में घटे अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संकट का मुख्य कारण स्थिर विनिमय दर ही था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा को उसके सभी सदस्य देशों ने अपनी करेंसियों की विनिमय दर को डॉलर के रूप में जोड़ रखा था। जब अमेरिका ने डॉलर को इनकन्वर्टिबल बना दिया, अमेरिका ने कहा कि भाई हम तो अपनी करेंसी देते ही नहीं है, किसी और देश की करेंसी में आप इसको बदल ही नहीं सकते हो। तो फिर और ज़्यादा क्राइसिस हो गया, क्योंकि देशों के बिल पड़े हैं, उनको पेमेंट करनी है, दूसरे देशों के डॉलर मिल नहीं रहा है क्योंकि वहाँ की सरकार ने कह दिया कि हम तो बदलते ही नहीं हैं तुम्हारी करेंसी में। तो समस्या और ज़्यादा हो गई। अब उनकी देनदारियाँ हैं, अब और ज़्यादा किस ब्लैक मार्केट में पुराने डॉलर्स को खरीदें, तो बड़ा क्राइसिस हो गया था। तो इसके साथ ही फिर स्थिर विनिमय दर प्रणाली बिल्कुल खंडित हो गई और ब्रेक हो गई। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम को 1977 में सबसे पहले जो यूरोपियन यूनियन थी, उन्होंने अपने यूरोपियन यूनियन क्या था, आप पढ़ोगे इसको तो 25 कंट्रीज़ का एक समूह है। आप जानते हैं यूरो करेंसी है वहाँ की, और 25 देशों का, यूरोपीय देशों का एक समूह है जिन्होंने आपस में एक कॉमन करेंसी बना रखी है जो उन सारे देशों के अंदर चलती है। और उन्होंने अपने यहाँ भी क्या किया, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को अडॉप्ट कर लिया। तो जब उन्होंने अडॉप्ट किया और उनका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ता चला गया, तो बाकी देशों को भी मोटिवेशन मिला और जो लोचशील विनिमय दर प्रणाली है उसको अडॉप्ट कर लिया गया। इसके अंदर क्या होता था कि मार्केट के भरोसे छोड़ दिया। मार्केट में एक तरफ बायर है, बायर कौन है, जो इंपोर्टर्स हैं, और फॉरेन करेंसी के सप्लायर कौन से होते हैं,
एक्सपोर्टर्स होते हैं। तो दोनों की डिमांड और सप्लाई जहाँ पर तय होगी, अगर एक्सपोर्टर्स ज़्यादा हैं सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, एक्सचेंज रेट लो आ जाएगा। अगर इम्पोर्टर्स ज़्यादा हैं तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, एक्सचेंज रेट अप कर जाएगा। तो डिमांड और सप्लाई के नियमों के हिसाब से इसको लीगलाइज कर दिया गया। एक्सचेंज रेट जो है आपका पर्दे के पीछे नहीं बल्कि पर्दे के आगे एक्सचेंज रेट जितनी भी एक्चुअल में मार्केट की कंडीशंस होती हैं उसके हिसाब से ऊपर नीचे जा सकता है। तो इसमें क्या हो गया कि सुबह जो आपका एक्सचेंज रेट है हो सकता है 1 घंटे बाद या 10 मिनट बाद ही एक्सचेंज रेट आपका चेंज हो जाता है। तो ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम कहलाता है। इसका फ़ायदा क्या रहता है, ये इक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। इससे जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, भुगतान संतुलन होता है। हमने पढ़ा है ना भुगतान संतुलन क्या होता है। सरकार का जो किसी भी राष्ट्र का जो विदेशों के साथ वस्तु और सेवाओं का लेन देन होता है उसका जो लेखा जोखा होता है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट आगे हम इस सिद्धांत को डिटेल में भी करेंगे कि उसके द्वारा मांग और पूर्ति के आधार पर संतुलन निश्चित हो जाता है। विश्व बाजार के क्षेत्र में यह घरेलू अर्थव्यवस्था का सही चित्रण करती है, जो एक्चुअल में होता है, कितनी डिमांड है कितनी सप्लाई है, क्योंकि वो लीगलाइज हो गया ना। उसके बाद क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय तरलता में वृद्धि। अब जो है विनिमय दर की स्थिति में विभिन्न देशों की सरकार को गोल्ड बैकअप नहीं देना पड़ता था कि भाई अगर करेंसी नहीं हो रही तो करेंसी नहीं मिल रही तो वो गोल्ड के रूप में एक्सचेंज करना पड़ता था उन देशों को। भाई करेंसी नहीं मिल रही है, पेमेंट करनी है, डॉलर मिल नहीं रहा है, तो वो क्या करते थे, लोग आरबीआई से या सेंट्रल बैंक से गोल्ड खरीदते और गोल्ड का एक्सपोर्ट कर देते अपने बिल चुकाने के लिए। तो बड़े फंड रखे जाते थे, तो अब इतने बड़े गोल्ड बैकअप रखने की ज़रूरत नहीं रहती थी। उसके बाद परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय तरलता में वृद्धि की प्रवृत्ति आई। गोल्ड मार्केट में आ गया तो लिक्विडिटी अपने आप बढ़ गई। उसके बाद है विदेशी विनिमय में सट्टा करने वाले विदेशी विनिमय का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनते हैं। उसके बाद है मौद्रिक नीति को प्रभावपूर्ण बनाने में सहायक होती है। मौद्रिक नीति क्या होती है कि बाजार के अंदर कितनी करेंसी को सप्लाई करना है, एक समय के अंदर बाजार के अंदर कितनी मुद्रा की पूर्ति करनी है। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट से ये मार्केट का पता लग गया कि बाज़ार के अंदर असल में कितनी करेंसी की सप्लाई है या कितनी करेंसी की डिमांड है, उसी हिसाब से आपकी मौद्रिक नीति को तय किया जा सकता था रिज़र्व बैंक के द्वारा, केंद्रीय बैंकों के द्वारा। और जैसे यदि किसी देश की सरकार उत्पादन के स्तर में वृद्धि करना चाहती है तो वह ब्याज की दर को घटा देती है। फलस्वरूप क्या होगा, ब्याज की दर को घटा देगी तो पूंजी अन्य देशों को जाने लगती है। अपने यहाँ ब्याज सस्ता हो गया, जो निवेश करने वाले लोग हैं उनको पूंजी पे ब्याज अच्छा नहीं मिल रहा, तो वो क्या करेंगे, पूंजी देश से बाहर जानी शुरू हो जाएगी। इससे क्या हो जाएगा, सप्लाई और डिमांड फॉर डॉलर बढ़ जाएगी और सप्लाई ऑफ डोमेस्टिक करेंसी घट जाएगी। ठीक है, और उस सप्लाई बढ़ जाएगी डोमेस्टिक करेंसी की और फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ जाएगी। और अब यदि निर्यात बढ़ते हैं, आयात कम होते हैं तो व्यापार शेष में सुधार होता है और मौद्रिक नीति अधिक प्रभावी बनती है। ये आगे हम डिटेल में इसको 1 बाय 1 पढ़ेंगे कि किस प्रकार से मौद्रिक नीति पर क्या असर पड़ता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट से। उसके बाद है लचीली या नम्य जो विनिमय दर होते हैं, इसके दोष बहुत रहते हैं। इसके सबसे बड़ा है कि ये सट्टेबाजी को बहुत प्रोत्साहित करती है कि लोग बिना व्यापार के भी पूंजी की मांग करने लग जाते हैं। जिसे लोगों की आदत नहीं होती, सोना सस्ता हो रहा है इसको खरीद के रख लो, जब महंगा हो जाएगा इसको बेच देंगे और मुनाफा कमा लेंगे। यही स्थिति फॉरेन करेंसी के साथ होती है कि जब सस्ती हो जाती है तो लोग उसको खरीद के रख लेते हैं और जब वो महंगी हो जाती है तो उसको बेच के मुनाफा कमा लेते हैं। तो ये सट्टे की प्रवृत्ति होती है। इससे आंतरिक स्थिरता को असर पड़ता है, जो मैंने यहाँ पर आपको बताया था आंतरिक स्थिरता की स्थिति में, क्योंकि कीमतें रोज़ घटती बढ़ती रहती हैं। तो ऐसे जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी जो है इतना स्टेबल नहीं हो पाता। उसके बाद इसमें विभिन्न देशों को आने जाने वाली पूंजी में रुकावटें देखी जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रक्रिया को से कोई स्थिरता प्राप्त नहीं होती। ये पॉइंट सारे हम जो असल में क्या है कि जो स्थिर विनिमय दर प्रणाली के पक्ष में बातें हैं वही आपकी लोचशील विनिमय दर प्रणाली के विपक्ष में बातें हैं।
इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपका होता है, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया कि फ़िक्स्ड और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होती हैं और इनके पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया है। अगला जो टॉपिक है ये संतुलन विनिमय दर का निर्धारण है। विनिमय दर का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है, ये एक्चुअल में आपका यूनिट 1 का टॉपिक रहता है कि हाउ द एक्सचेंज रेट डिटरमाइंड। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट जो है दोनों के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। तो आपका फर्स्ट यूनिट में क्वेश्चन आता है कि हाउ व्हाट इज़ एक्सचेंज रेट, हाउ इट इज़ डिटरमाइंड। तो बीच में आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन दो तरह, एक्सचेंज रेट क्या होता है। एक्सचेंज रेट दो तरीके का होता है, एक स्थिर होता है, एक लोचशील होता है। वहाँ पर आप इसके पक्ष और विपक्ष के तर्क नहीं लिखेंगे, आपको सिर्फ क्या लिखना है, डेफिनेशन लिखना है और उसके बाद आप बताएंगे कि स्थिर विनिमय दर प्रणाली का निर्धारण कैसे होता है और लोचशील विनिमय दर प्रणाली का निर्धारण कैसे होता है। तो ये टॉपिक हम कल करेंगे पार्ट 2 के अंदर। तो कल ये हमारा लगभग ख़त्म हो जाएगा।